हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उसके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे सीटीपी के 30 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 29 दिसंबर 2021 के पेपर 2 के सीटीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। 29 दिसंबर 2021 के पेपर टू को सॉल्व करेंगे और 29 दिसंबर 2021 के पेपर 2 में हम लोग सीडीपी एंड पेडागोजी पार्ट के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीडीपी के, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए आइए करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन। देखिए, एजर्सन रीजन आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है और रीजन क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है किसकी, एजर्सन की, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर एजर्सन और रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन सही व्याख्या नहीं कर रहा है एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगर एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आपका सही। और एजर्सन रीजन दोनों ही गलत हैं तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा सही होगा। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। और जो आपका रीजन दिया गया है, आउटकम ऑफ सेवरल डिप्रेव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स। यानी कि आपका कथन दिया गया है कि बच्चों को आरंभिक बाल अवस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। तर्क दिया है, आपका रीजन दिया है, गंभीर रूप से वंचित बाल अवस्था के परिणाम को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो देखिए, इसमें आपका जो एजर्सन है तो सही हो जाएगा लेकिन रीजन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रीजन बिल्कुल ही इसके एजर्सन के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक। देखिए, जो आपका विकास है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन आपके पूरे जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है या विकास को समय के साथ परिवर्तन के स्वरूप के रूप में संदर्भित करता है। इसमें न केवल विकास के जैविक और भौतिक पहलू शामिल हैं बल्कि विकास से जुड़े संज्ञानात्मक सामाजिक पहलू भी शामिल हैं। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जीन पियाजे थ्योरी इज criticized for the having proposed 4 stages of cognitive development. Which debate of child development does this fall under? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है कि आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको बताना है प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, कि आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, निरंतरता और आसंतता। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास में समस्या समाधान, नैतिक समझ और वैचारिक समझ, भाषा अर्जन, सामाजिक व्यक्तित्व और भावनात्मक विकास और आत्म अवधारणा और पहचान निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जोखिम कारकों और हस्तक्षेप को 3 क्षेत्रों, पोषण, पर्यावरण और मातृ बाल अंतक्रिया में विभाजित किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर इज कॉल्ड। यानी कि अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका हो जाएगा आंसर सामाजिक अधिगम।
देखिए, जो आपका अधिगम है, अधिगम उस प्रक्रिया के रूप में है जो परिभाषित किया जाता है कि जिसके द्वारा अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। वृद्धि, परिपक्वता, थकान या चोट के कारण होने वाले परिवर्तन अधिगम में शामिल नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो सामाजिक अधिगम है, वह अधिगम जो अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सुगम होता है। कुछ सामाजिक प्रतिक्रियाओं को समाज द्वारा प्रबलित किया जाता है कि यदि वे समाज के मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग दरों पर होता है। प्राथमिक स्तर पर न केवल बच्चों को अधिगम की क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि उनकी चिंतन प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, देखिए, जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। उन्होंने इसे विभिन्न प्रकार के विकास अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया, जैसे संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष के बीच होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच की होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक परस्पर सतत चलती रहती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। यानी कि कौन सी स्थिति पाठ का उचित उदाहरण है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, जो आपका स्कैफोल्डिंग है, ठीक, पाड़ है, पाड़ वह शब्द है जिसे वैगोर्स्की ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित किया था कि यह शिक्षकों, परिवार, मित्रों आदि द्वारा बच्चों को उनकी शिक्षा में दी जाने वाली अस्थायी सहायता है। प्रश्न के अनुसार सुमित प्रत्येक प्रश्न को हल करने में अपने मित्रों की सहायता करता है, यह पाड़ का एक उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ डैश स्पेस। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है, गतिशील, अनमय, यांत्रिक और स्थिर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गतिशील। ठीक, यानी कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है आपका क्या है? गतिशील स्थान है। देखिए, जो जेडपीडी है एक उभरती और गतिशील प्रोसेस है, ठीक, जो समय के साथ मानव विकास के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री पहलुओं के द्वंद्वात्मक संयोजन से उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। आप निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोल्सबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
कोहल्सबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया था जिसमें 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। कैरल गिलिगन कोहलसबर्ग के शोध सहायकों में से एक थी। उनका मानना था कि कोहलसबर्ग का सिद्धांत महिलाओं के खिलाफ स्वाभाविक रूप से पक्षपाती है। गिलिगन का सुझाव यह है कि कोहलसबर्ग के सिद्धांत में लिंग पूर्वग्रह होने का सबसे बड़ा कारण है। पुरुष तर्क और नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, और आपके ऑप्शंस दिए हैं। विविधतापूर्ण शिक्षा शास्त्री विधियां समाहित करना, बिल्कुल सही। प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रिया का समुन्नत करना, बिल्कुल सही। और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है, बिल्कुल सही। अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देना, बिल्कुल गलत। जो आपकी कक्षा है क्या है, बाल केंद्रित है, ना कि टीचर केंद्रित, यानी कि अध्यापक केंद्रित नहीं है। क्या है, बाल केंद्रित। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा और थर्ड सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक। देखिए जो आपका बाल केंद्रित है, फ्रेंड, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है किस पर निर्भर है, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियों पर और प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं पर और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर आधारित है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। जेंडर, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट एंड रिजिड जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क इन अ मिडिल क्लास रूम वुड, यानी कि एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है, प्रश्न के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड थर्ड जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए जो आपका लिंग है, जेंडर है, पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर को दर्शाता है। यह पुरुष और स्त्री गुणों, व्यवहार, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है जिन्हें समाज बनाए रखना, लिंग को बदलना, पुनः उन्मुख किया जाता है। लैंगिक पूर्वग्रह, जो लैंगिक पूर्वग्रह है, लैंगिक पूर्वग्रह का परिणाम तब होता है जब लिंग के साथ दूसरे की तुलना से कम अनुकूल व्यवहार किया जाता है, जिसमें अक्सर लिंगवाद कहा जाता है, और इसके कई परिणाम होते हैं जिनमें वैज्ञानिक रूप से भ्रामक होना शामिल है। इसमें रूढ़िवादी मान्यताओं को कायम रखना, लिंग भेदभाव को मान्य करना सम्मिलित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट एज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का के प्रयोग। ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है, क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि आपके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। की आलोचना की गई है कि क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही होगा। देखिए जो आपका बुद्धि है, बुद्धि से तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्त करने और लागू करने की क्षमता से है। यह समस्याओं को हल करने, अनुभव से सीखने और नई परिस्थितियों को संचालन करने के लिए ज्ञान को लागू करने की क्षमता है। आईक्यू का अर्थ है बुद्धि लब्धि है, एक व्यक्ति का आईक्यू मानकीकृत परीक्षाओं से प्राप्त एक अंक है जिसे मानव बुद्धि और बौद्धिक क्षमता को मापने के लिए बनाया जाता है। आईक्यू परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं जो तर्क और समस्या समाधान के कौशल को मानते हैं, या मेजर करते हैं या मापते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 assessment of learners should be include the progress as well as uniqueness of learners in, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के
किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन के अनुसार कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 12th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देती है। क्या इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं, साक्षरता और संख्यात्मकता की मूलभूत क्षमता और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमता जैसे महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान दोनों ही का विकास करना चाहिए, बल्कि समाज नैतिक और भावात्मक क्षमता और स्वभाव का भी विकास करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड नॉट बी एसेस क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि आपको ये बताना कि क्रिटिकल थिंकिंग के अनुसार, आलोचनात्मक सोच के अनुसार का मूल्यांकन नहीं करेंगे। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया, नहीं। तो जो ऑप्शन सही होगा नहीं के क्वेश्चन के अनुसार, इसमें नहीं होगा जो आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन नहीं है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समीकरण 2x = 12 में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो चिंतन है, चिंतन सभी संज्ञानात्मक गतिविधियां प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी का परिवर्तन और विश्लेषण शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियों में जिनमें सृजनात्मक, तार्किक, मूर्त चिंतन आदि शामिल है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है उपलब्ध साक्ष्यों को देखना और उनका मूल्यांकन करना। किसी किसी प्रश्न को उत्तर केवल अपने मित्रों और परिवार की राय के आधार पर खोजना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, यदि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि महामारी के लिए तैयारी कैसे की जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन दिया है आपका, ये बोनस क्वेश्चन है। ठीक, बोनस मार्क्स। इसमें क्या है, सारे ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें से कुछ ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ठीक। ये आपका क्या है, बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स क्वेश्चन है, इसमें आप सभी को क्या मिलेगा, वन 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 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने 29 दिसंबर 2021 का पेपर 2 दिया था उनको क्या मिलेगा, मिलेगा 1 नंबर बोनस मार्क्स उनको मिलेंगे। ठीक। देखिए, जो व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता यह दर्शाता है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे भिन्न होता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचियां होती हैं और उनका व्यवहार उन रुचियों, पसंदों, नापसंदों, मूल्यों, विश्वासों आदि से प्रभावित होता है। भले ही भिन्नताओं से अवगत हो, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि आपको मित्रों के साथ नाचना और गपशप करना पसंद हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपके मित्र को ये पसंद ना हो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो जाएगा बोनस मार्क्स क्वेश्चन होगा। इसमें सभी को आपको क्या मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने 29 दिसंबर 2021 का पेपर टू पेपर टू का ऑनलाइन एग्जाम दिया है होगा। तो उनको क्या मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर। ठीक। ये था आपका बोनस क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक। इसमें आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स बोनस क्वेश्चन मार्क्स का मिलेगा। ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, लर्निंग ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन शुड बी प्रमोटेड बाई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है, सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को संशोधित कैसे किया जा सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय सहायता प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। देखिए, जो
वंचित बच्चा है, वंचित बच्चा वह है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है, जो किसी न किसी जो किसी न किसी प्रकार के अभाव के कारण विद्यालय से लाभ नहीं उठा सकता है। ऐसे बच्चे संचित शैक्षणिक कमी, उच्च विद्यालय छोड़ने की दर और बौद्धिक कार्यकलापों में उत्तरोत्तर कमी को दर्शाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन हु आर गिफ्टेड। यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को क्या अभिलक्षण है। आपके ऑप्शंस हैं और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कौतूहल व जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी वे होते हैं जो समान आयु के लिए अन्य लोगों की तुलना में बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक होते हैं। नेतृत्व की गुणवत्ता रखने हेतु विशिष्ट शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। स्पेशल एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षाएं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वांछनीय नहीं है क्योंकि वह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। देखिए, जो अधिगम में कठिनाइयाँ होती हैं, जब किसी व्यक्ति को अधिगम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यह शारीरिक सीमाओं, अक्षमताओं जैसे सुनने में कमी, दृष्टि में कमी, कम बौद्धिक कार्य और अनुचित गत्यात्मक समन्वय इत्यादि के कारण हो सकता है। वे शारीरिक अक्षमताएं अधिगम के पथ पर बाधा उत्पन्न करती हैं और अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति की भागीदारी को सीमित करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। Excessive physical movement in attention and impulsivity are primary characteristics of। यानी कि अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो अधिगम की क्षमता है या यह एक स्नाविक विकार है जो किसी व्यक्ति को किसी कौशल को सीखने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने में रोकता है। आमतौर पर यह बचपन में होता है और कुछ कौशल जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में कठिनाई इसकी विशेषता होती है। ध्यान अभाव सक्रिय विकार एक मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। यह बच्चों और किशोरों में होता है और वयस्कता से आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाइयां हो सकती हैं। एडीएचडी बच्चों में सबसे अधिक पाया जाने वाला मानसिक विकार होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन के बारे में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि समावेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा समावेशन में ऑप्शन नंबर थर्ड, समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण और नामीकरण सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए, जो आपका समावेशन शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के कारण अक्षम बालक सामान्य बालक के साथ सम्मिलित होकर लाभान्वित या लाभ उठाते हैं और यह एक ऐसी एजुकेशन प्रोसेस है को संदर्भित करता है जो सभी छात्रों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और अन्य स्थितियों की परवाह के बिना समायोजित करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। व्हाट एडेप्टेशन शुड बी अ टीचर मेक व्हाइल
engaging learner who are visually challenged। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करने हेतु एक अध्यापक को क्या रूपांतर करना चाहिए? तो उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट रूपों से और जोर जोर से बोलना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। और लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विविध तरीकों से रंगीन कार्यपत्रों को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के लिए। तो फर्स्ट सही हो गया, सेकंड सही हो गया, फोर्थ सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक। देखिए जो दृष्टिबाधित और विकलांगता है, विकलांगता और अक्षमता के अंतर्गत दृष्टिहीनता, न्यूनतम दृष्टि, कुष्ठ उपचार, श्रवण दोष, चलन अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक मंदता जैसे विकार आते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार विकलांग व्यक्ति और अक्षम व्यक्ति का अर्थ है किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित अधिकतम 40% से पीड़ित व्यक्ति से होता है। दृष्टि दोष शब्द का केवल केवल दृष्टिहीन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि न्यूनतम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भी है किया जाता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि संबंधित किसी समस्या से पीड़ित होते हैं, लेकिन जब उन्हें सटीक प्रशिक्षण और उपकरणों के साथ सुविधा प्रदान की जाती है तो वे एक अच्छी साक्षरता क्षमता विकसित कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? यानी कि सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करने हेतु विषय पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। देखिए जो आपका सामाजिक रचनावादी स्वरूप है, इसके अंतर्गत छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन को शामिल करना चाहिए, जिसके द्वारा वे सीखते हैं कि जिसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है, क्योंकि वे अपने विचारों को बदलते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से छात्रों की सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा का उपयोग और विभिन्न संदर्भों से प्राप्त अर्थ छात्रों में कैसे भूमिका निभाते हैं को कभी कभी स्थिति संज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आ स्टूडेंट डज नॉट परफॉर्म वेल इन स्कूल, अ टीचर नीड्स टू। जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तब तक एक शिक्षिका को, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका, 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो आपका छात्रों का प्रदर्शन है कई कारकों जैसे कि छात्रों का विकास, घोषणा, पोषण, संज्ञान योग्यता, अक्षमता, पर्यावरण, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सहपाठी, शिक्षण विधि, कक्षा के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार आदि पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक बच्चे का प्रदर्शन एक दूसरे से भिन्न होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इंटर इंटरनलाइजेशन ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस of not understanding and blaming the self for inability to learn and perform in the classroom can potentially result। यानी कि कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभव और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तर दोषी या उत्तरदायी दोषी ठहराने को क्या संभावित परिणाम हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा अधिगम असहायता का भाव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए जो अधिगम असहायता का भाव है अवसाद के मनोवैज्ञानिक स्थितियों को रेखांकित करती है। इसके द्वारा यह पाया गया है कि कार्यों के समुच्चय में सतत विफलता अधिगम असहायता के भाव की घटना को दर्शाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, एजर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कथन है आपका, एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं है अभी कल्पित करने जा रही है जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। तो यह आपका एजर्सन गलत हो जाएगा।
अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सर्जित नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। एजर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। ठीक। देखिए, आपका जो अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो वंशानुगत रूप से प्राप्त नहीं होती, लेकिन भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त निरंतर अंत क्रिया और उद्दीपन प्रदान करके जन्म से प्रारंभ हो सकती है और अंत तक नहीं रुक सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस। और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थपूर्ण सीखना। ये आपके ऑप्शंस हैं। 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक। अधिगम जीवन पर्यटन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम तब होता है जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से और स्पष्ट रूप से नए ज्ञान को उन प्रासंगिक अवधारणाओं से जोड़ता है जो उनके पास पास जो उनके पास पहले से हैं। जब अर्थपूर्ण अधिगम होता है तो यह हमारी संपूर्ण संज्ञानात्मक संरचना के भीतर परिवर्तनों के एक श्रृंखला उत्पन्न करता है, उपस्थित अवधारणाओं को संशोधित करता है और अवधारणाओं के बीच नए संबंध बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 26 से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट फॉर द मोटिवेटिंग देम टू लर्न। यानी कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। तो 26 का आपका आंसर होगा दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। देखिए, जो आपका जो है दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य है, ठीक, ये लक्ष्य पर ज्यादा अभिप्रेरणा की मदद से ज्यादा लक्ष्य पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। अभिप्रेरणा हमेशा छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने में सहायता करती है। शिक्षक को अपने छात्रों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे पूरी तरह से निपुण और लक्ष्य उन्मुख हो सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मेटा कॉग्निशन इज, यानी कि परासंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन गिवन है और आपको बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए, जो संज्ञान है सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है, जो मानव मस्तिष्क का कार्य है और धारणाओं को मानव मस्तिष्क में विकसित करने की अनुमति देता है। जब हम अपने स्वयं को संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इफेक्टिव टीचर वुड रिक्वायर, यानी कि प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहला सही होगा, तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल देना और अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना। ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। केवल पाठ्यक्रम को नहीं ज्ञान का स्रोत मानते हैं। ठीक है। तथ्यों तथा परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। ठीक। ऑप्शन ये हो जाएगा, थर्ड सही होगा आपका और फोर्थ सही होगा, तथ्यों के हिसाब से नहीं होगा। ठीक। तो 26 का आपका कौन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तथ्यों के पुनरुत्पादन पर बल देना। तो यह आपका हो जाएगा बिल्कुल नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का स्रोत मानने पर बल देना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर जो ज्ञान है आपका वो ज्ञान स्रोत मानने पर बल देना नहीं होगा। केवल जितने भी ज्ञान है हमको पाठ्य पुस्तक से तो मिलती हैं, बाकी हमको समाज से भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक। और उसके कई भी स्रोत हैं ज्ञान ज्ञान को लेने के लिए, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो आपको ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। ठीक।
तो तथ्यों तथा परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण है। थर्ड या फोर्थ सही है, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो आपका प्रभावशाली अध्यापन एक सफल शिक्षा के ज्ञान, रणनीतियों और आचरण का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है और उपयोग किया जाने वाला शब्द है। यह एक छात्र के जीवन और शैक्षणिक आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है, जिसमें महत्वपूर्ण कौशल सिखाने, नए अवधारणाओं को प्रस्तुत करने और कक्षा को किसी भी चिंता का प्रबंधन करने की क्षमता शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 29 है आपका, टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट और टीचर शुड नॉट। यानी कि संप्रत्यात्मक समझ के सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा उदाहरणों व गैर उदाहरणों का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। देखिए जो अधिगम को अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संप्रत्यात्मक समझ वह समझ है जिसमें शिक्षार्थियों को समस्या के मूल का ज्ञान प्राप्त होता है। यदि शिक्षार्थियों को संबंधित संबंधित समस्या का कोई पूर्व अनुभव है तो संप्रत्यात्मक अधिगम प्राप्त करना आसान है, क्योंकि अनुभव पुराने विचार उन अवधारणाओं, नए विचारों को सर्वोत्तम तरीकों से ज्ञात करने में सहायता करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 29 दिसंबर 2021 का सीडीपी का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन वुड इनकरेज स्टूडेंट टू पुट एफर्ट्स इन लर्निंग। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। आपके ऑप्शन है कुंडा, बोरियल, गुस्सा और मान या गर्व। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा, 30 का आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन वुड इनकरेज स्टूडेंट टू पुट एफर्ट इन लर्निंग। ठीक। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों के सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देगा। आपके ऑप्शन है कुंडा, बोरियत, गुस्सा, मान और गौरव। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे इस कुंडा, बोरियत, गुस्सा और मान या गर्व। और इसका आंसर हो जाएगा 30 का आपका फोर्थ, मान या गर्व। ठीक। देखिए जो आपका संवेग व्यक्ति के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। संवेग चार घटकों एवं सकारात्मक या नकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव, शारीरिक उद्दीपन, विशिष्ट मानसिक प्रक्रियाओं की सक्रियता और संग्रहित जानकारी और विशेषता प्रत्यक्ष व्यवहार के साथ एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। उदाहरण है, माता पिता खुशी के संवेगों को प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे को स्वर्ण पदक प्राप्त होता है। देखिए जो आपका गर्व है, गर्व किसी विषय वस्तु के प्रति एक संवेगात्मक प्रतिक्रिया या अभिवृत्ति है जो अपने कथित मूल्य के कारण स्वयं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। यह एक संवेग है जो छात्रों को अधिगम में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे 29 दिसंबर 2021 के पेपर 2 के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।